और मुझे भी सबसे अच्छा खंड यही लगा क्योंकि यहाँ से आपको कोई फैक्ट नहीं पूछे जाएंगे, किसी भी प्रकार की यहाँ पर ना कला की शैलियों के बारे में प्रश्न आएगा, ना ये रंगों से संबंधित प्रश्न आएगा। यहाँ किसी भी परीक्षा को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के लिए या क्वालिफाई करने के लिए ये आवश्यक है कि हम उस परीक्षा के पाठ्यक्रम को समझ लें, पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने वाली विषय वस्तु को अच्छे से जान लें। ये हमारे लिए परीक्षा में काफ़ी सहायक सिद्ध होती है। आज के अंक में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड की जो भर्ती हो रही है, जिसके फॉर्म आप आजकल भर रहे होंगे, उसी भर्ती से जो हमारा कला विषय है, जो कला विषय का पद है, उस कला विषय के पद में जो पाठ्यक्रम को निर्धारित किया गया है वो काफ़ी आपको छोटा देखने में लग रहा होगा। जब आप विज्ञप्ति को देख रहे होंगे तो उसमें आपको 5 खंड दिखाई दे रहे होंगे और 5 खंडों में बहुत ही कम शब्दों में पाठ्यक्रम लिखा गया है, लेकिन पाठ्यक्रम के साथ में उसकी जो विषय वस्तु है वो वहाँ पर लिखी नहीं है। तो काफ़ी सारे जो हमारे दर्शक हैं, जो परीक्षार्थी हैं, आवेदक हैं, वो मुझे व्यक्तिगत रूप से मैसेज करके ये बोल रहे हैं कि सर इसका जो पाठ्यक्रम दिया गया है इसमें हमें किन किन टॉपिक्स को देखना होगा, किन किन टॉपिक्स के बारे में हमें पढ़ना होगा। तो सबसे ज़रूरी हो जाता है कि जो पाठ्यक्रम है उसकी विषय वस्तु क्या है। अब यहाँ पे देखिए 2 चीज़ों पर मैं फोकस कर रहा हूँ, एक है पाठ्यक्रम, दूसरा है विषय वस्तु। पाठ्यक्रम वो है जो आपकी विज्ञप्ति में लिखा गया है, यानी कि जिसे हम सिलेबस कहते हैं, और सिलेबस के अंदर ही जो विषय वस्तु आती है जिसे हम कंटेंट कहते हैं। तो आवश्यक हो जाता है कि आप पाठ्यक्रम के साथ साथ सही कंटेंट को पढ़ें, ताकि पाठ्यक्रम में जितने भी प्रश्न बनाए जाते हैं वो सही कंटेंट से लिए जाते हैं। और यदि आपने किसी कंटेंट को छोड़ दिया तो हो सकता है कि परीक्षा में उसी कंटेंट से प्रश्न पूछा जाए और आप उसे अटेम्प्ट ना कर पाएँ। और कई बार परीक्षार्थी यह भी कह देते हैं कि जो प्रश्न पूछे गए हैं वो आउट ऑफ सिलेबस हैं। हम इस वीडियो में आज उसी पर चर्चा करेंगे कि आपको पाठ्यक्रम के साथ में सही कंटेंट को पढ़ना होगा, और जब आप सही कंटेंट को पढ़ेंगे तो आपके सारे पक्ष, पाठ्यक्रम से संबंधित जितने भी पक्ष हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे, जिससे कि आगामी परीक्षा में आप अच्छे से प्रश्नों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी तुलिका दर्शन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने विज्ञप्ति को जब हमने अध्ययन किया तो हमने वहां पर पाया कि एलटी ग्रेड की जो भर्ती हो रही है जिसमें कि कला विषय है, उसमें जो पाठ्यक्रम दिया गया है वो 5 खंडों में दिया गया है। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं 5 खंडों को समझने का प्रयास करेंगे, ताकि जब भी हम तैयारी करें तो हम सारे के सारे विषय वस्तु को समझ जाएं और उसी के अनुरूप अपनी तैयारी करें। तो हम देखते हैं कि जो कला का पाठ्यक्रम है एलटी ग्रेड का, वो किस प्रकार से बनाया गया है। पहले हम बात करते हैं खंड 1 की, चित्रकला के तत्व, माध्यम, तकनीक एवं संयोजन के सिद्धांत, जिसमें चित्रकला के प्राचीन, पारंपरिक एवं आधुनिक माध्यम एवं विधियां पूछी जाएंगी। अब देखते हैं हम कि इसके अंदर क्या क्या तत्व हैं, विषय वस्तु क्या है। तो देखिए, चित्रकला के तत्व, माध्यम, तकनीक और संयोजन के सिद्धांत, ये काफ़ी महत्वपूर्ण भाग है। तो देखिए, चित्रकला के प्राचीन, पारंपरिक एवं आधुनिक माध्यम और विधियों में आपको पांडुलिपि चित्रण, लघु चित्र, म्यूरल भित्ति चित्र, फ्रेस्को सेक्को, फ्रेस्को ब्रूनो, सैग्राफिक्टो, टेम्परा, जल रंग चित्रण, तैल चित्रण, एक्रेलिक चित्रण, पेस्टल चित्रण, पोस्टर चित्रण, छापा चित्रण और ग्राफिक चित्रण, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसमें देखिए, जो पांडुलिपि चित्रण, लघु चित्र, म्यूरल यानी कि भित्ति चित्र, फ्रेस्को सेक्को, फ्रेस्को ब्रूनो, सैग्राफिक्टो और टेम्परा, ये प्राचीन समय में इस्तेमाल की जाने वाली टेक्निक है। और अगर हम पारंपरिक और आधुनिक माध्यमों में देखें तो जल रंग से लेकर के ग्राफिक चित्रण तक ये आधुनिक माध्यम हमें प्राप्त हुए हैं। तो इनसे संबंधित करके खंड 1 में प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड 2 की बात करें तो भारतीय एवं पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टिकोण, परिभाषाएं, विचारक, चिंतक, कला के तत्व एवं कलाओं के अंतर संबंधों पर यहाँ पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसका जो टाइटल है भारतीय चित्र षडंग, यानी कि जो हमारे यहाँ पर वात्स्यायन ऋषि का जो ग्रंथ है कामसूत्र, उसके अंदर चित्र षडंग की बात की गई है। और चित्र षडंग
काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अपनी रखता है भारतीय चित्रकला के अंतर्गत। तो चित्र षडंग के जो 6 तत्व हैं उनको आपको जरूर समझना चाहिए, वहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। इसीलिए जो इसका श्लोक है वो हमने यहाँ पे लिखा है, रूप भेदा प्रमाणानि भावलावण्योजनम सदर्शित वर्णिका भंग इसी चित्र षडंकम। यानी कि चित्र षडंग को आपको हल्के में नहीं लेना है, यहाँ से आपको प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। खंड 2 की ही अगर हम भारतीय सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टिकोणों पर बात करें तो भारतीय सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टिकोण कहाँ से उद्भव हैं, उनका ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, तो हम यहाँ पर पाते हैं कामसूत्र, चित्रसूत्र, चित्रलक्षण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, सम्रांगण, सूत्रधार और जितने भी हमारे माइथोलॉजिकल ग्रंथ हैं जिनमें कला के बारे में, चाहे वो ललित कलाओं के बारे में भी बात की गई हो, उनसे हमने दृष्टिकोणों को लिया है। जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि चित्र षडंग वो कामसूत्र से लिया गया है, उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि चित्रसूत्र, चित्रलक्षण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, सम्रांगण, सूत्रधार और अनेकों ऐसे ग्रंथ हैं जहाँ पर कलाओं के बारे में उल्लेख किया गया है, रंगों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो उन सभी चीज़ों को हमने पढ़ना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। परिभाषाओं की बात करें तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत जितने भी सौंदर्य शास्त्री हुए हैं उन्होंने कला के लिए परिभाषाएं प्रतिपादित की हैं। उन परिभाषाओं को भी हमको ध्यान में रखना होगा। विचारक चिंतकों की बात करें तो भरतमुनि, भट्टलोलट, अभिनवगुप्त, भट्टनायक, शंकुक, आनंदवर्धन, भामा, वामन, कुंतक, क्षेमेंद्र और रूप गोस्वामी ये प्रमुख विचारक और चिंतक हैं जिन्होंने अलग अलग सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। हमने रस सिद्धांत को भी देखा है, हमने ध्वनि सिद्धांत को भी देखा है, वक्रोक्ति सिद्धांत को भी देखा है। तो यहाँ पर आपको इन विचारकों के जो भी इन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं उनके बारे में जानकारी आपको रखनी होगी, तभी आप इस वाले खंड के प्रश्नों का सही जवाब दे पाएंगे। खंड 2 में अगर हम देखें तो पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टिकोणों पर भी बात की गई है, जिसमें यूनानी रोमन सौंदर्य दर्शन, जर्मन सौंदर्य सिद्धांत, ब्रिटिश सौंदर्य सिद्धांत, इटालियन सौंदर्य शास्त्र और मार्क्सवादी सौंदर्य सिद्धांतों पर प्रश्न पूछे जाएंगे। क्योंकि खंड 2 में भारतीय और पाश्चात्य दोनों हैं, इसीलिए आपको सौंदर्य शास्त्र का भारतीय पक्ष और पाश्चात्य पक्ष दोनों को देखना होगा। और पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्री विचारकों और चिंतकों की अगर हम बात करें तो इसमें प्लेटो, अरस्तु, प्लाटिनस, आगस्टाइन, डेकार्त, बामगार्टन, विंकलमैन, कांट, हीगल, फ्रायड, शोपेनहावर, लिप्स, क्रोचे, हार्बर्ट रीड, रोजर फ्राई, कलिंगवुड, रस्किन, फ्रांसिस बेकन, हॉब्स, लॉक, रूसो, टॉलस्टॉय और जितने भी इस तरीके के विचारक आपको दिखाई देते हैं, उन्होंने क्या प्रतिपादन किया है, क्या सिद्धांत प्रतिपादन किया है, उनकी क्या परिभाषाएं हैं, वो आपको देखनी होगी। क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि कोई कहता है कला अनुकृति है, कोई कहता है अनुकरण का सिद्धांत है, कोई अलग अलग सिद्धांत यहाँ पर प्रतिपादित कर रहे हैं। तो उनके बारे में आपको अच्छे से समझना होगा, तभी खंड 2 के प्रश्नों के सही जवाब आप दे पाएंगे। अब हम बात करते हैं खंड 3। खंड 3 देखिए भारत की प्रागैतिहासिक, प्राचीन, शास्त्रीय एवं मध्यकालीन कला पर बात कर रहा है, जिसमें विकासक्रम, शैलियाँ एवं क्षेत्रों पर फोकस किया गया है। अगर हम इसका टाइटल देखें तो भारतीय आधुनिक एवं समकालीन कला, उसका विकासक्रम, महत्वपूर्ण कला संगठन, चित्रकार, छापाकार, विचारक और अवधारणाएं यहाँ पर पूछी जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या टॉपिक्स आपको पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएंगे। तो उसमें आदिकाल की चित्रकला, जिसमें गुफाओं, कंदराओं, शिलाश्रयों की चित्रकलाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि प्रागैतिहासिक गुफाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें भीमबेटका, सिंघनपुर और जितनी भी भारत में प्रागैतिहासिक गुफाएं हैं उनकी चित्रकलाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं बौद्ध काल की चित्रकला, जिसमें गुफा मंदिरों की चित्रकला पूछी जाएगी, जिसमें अजंता, एलोरा, कानेरी और जितनी भी हमारी गुफाएं प्राप्त हुई हैं, चाहे वो सित्तनवासल है, सिगिरिया है या फिर बादामी की गुफाएं हैं, इनसे संबंधित करके प्रश्न पूछे जाएंगे। मध्यकाल की बात करें हम, मध्यकाल की चित्रकला की, तो जो पोथियों की चित्रकला के नाम से भी प्रसिद्ध है, इसमें आपको पाल, अपभ्रंश, पश्चिम भारत की शैली, जैन शैली, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।
मुगल काल की चित्रकला की बात करें तो क्योंकि दरबारी चित्रकला है, तो यहाँ पर मुगल काल में किस प्रकार की चित्रकला का उद्भव हुआ, किस प्रकार उसका विकास होता है ना। तो ये सारे के सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। इसी के साथ में राजस्थानी राजपूत चित्रकला, जिसे हम श्रृंगारिक चित्रकला के नाम से जानते हैं, उससे संबंधित करके प्रश्न पूछे जाएंगे। और राजस्थानी चित्रकला के अंतर्गत बहुत सारी रियासतें हैं, उसकी राजस्थानी शैली में अनेक उपशैलियाँ हैं, उन सभी उपशैलियों के बारे में आपको जानकारी रखनी होगी। जैसे जयपुर शैली, किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली, कोटा शैली, मेवाड़ शैली, ऐसे अनेकों वहाँ पर रियासतें थी और हर रियासत की अपनी कोई ना कोई खासियत थी, अपनी कोई ना कोई उनकी शैलियों की विशेषता थी। तो उन विशेषताओं को भी आपको समझना होगा, तभी आप वहाँ पर सही उत्तर दे सकते हैं। इसके साथ में अगर हम देखें तो वहाँ पर आपको नायिका भेद, बारहमासा, धार्मिक चित्र, राग रागनी और संगीत के ऊपर जितने भी राग हैं उनसे संबंधित करके भी आपको यहाँ पर चित्र दिखाई देंगे। हम पहाड़ी चित्रकला की बात करें तो लगभग राजस्थानी और पहाड़ी चित्रकला में विषय वस्तु लगभग एक जैसी ही आपको देखने को मिलेगी, लेकिन पहाड़ी चित्रकला जो है उसमें नारी सुषमा के चित्र आपको ज़्यादा दिखाई देंगे। यहाँ पर भी अष्टनायिका भेद, बारहमासा, धार्मिक चित्र, राग रागनियों पर आधारित चित्र अधिक बनाए गए हैं। इसीलिए आपको ये दोनों की जो शैलियाँ हैं, राजस्थानी और पहाड़ी, इनका विशुद्ध आपको अध्ययन करना होगा, क्योंकि यहाँ से अत्यधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। खंड 3 का ही अगर हम देखें तो आधुनिक काल की चित्रकला की अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता पूर्व से स्वतंत्रता पश्चात के चित्रों और नूतन प्रवृत्तियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हमने देखा है कि जब भारत में ब्रिटिश रूल स्थापित होता है, वहाँ से हमारी जो चित्रकला है वो प्रभावित हो जाती है और पाश्चात्य प्रभाव उसमें देखने को मिलता है। तो देखिए, आधुनिक काल के अगर हम चित्रकला की बात कर रहे हैं यहाँ पर स्वतंत्रता पूर्व में, स्वतंत्रता पूर्व से अगर हम देखें तो हमें राजा रवि वर्मा और बहुत सारे ऐसे चित्रकार हैं जो स्वतंत्रता पूर्व से ही भारतीय चित्रकला को नए आयाम प्रदान कर रहे थे। और अगर हम राजा रवि वर्मा के बारे में बात करें तो राजा रवि वर्मा वे प्रथम चित्रकार हैं भारत के जिन्होंने पाश्चात्य तकनीक का इस्तेमाल करते हुए भारतीय कथानकों पर, यानी कि जो भारतीय माइथोलॉजी के कथानक थे, उसमें रामायण, महाभारत और अनेक ग्रंथों से उन्होंने कथानक लिया है, उनके चित्रों का वे निर्माण कर रहे थे। तो स्वतंत्रता पूर्व से भी और स्वतंत्रता पश्चात के चित्रों में भी अगर हम देखें तो स्वतंत्रता पश्चात के चित्र भी जो हमारे बने हुए आ रहे हैं उनके बारे में भी हमको यहाँ पर काफ़ी जानकारी रखनी होगी, क्योंकि कई सारे चित्र ऐसे हैं जो प्रश्न पूछे जाते हैं जिनसे संबंधित करके, जिनमें कि रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रों भी होते हैं, अमृता शेरगिल के चित्र भी होते हैं, यामिनी राय के चित्र होते हैं, नंदलाल बोस के चित्र हो सकते हैं वहाँ पर। तो आपको इन सारे के सारे जितने भी ये चित्रकार हैं इनके चित्रों को आपको देखना होगा, इनके जो प्रसिद्ध पेंटिंग है उनके बारे में भी जानकारी रखनी होगी। अब यहाँ पर एक शब्द आया है नूतन प्रवृत्तियाँ। नूतन प्रवृत्तियाँ यानी कि न्यू ट्रेंड्स। जितने भी चित्रकार हुए हैं भारत में उन्होंने कौन से ट्रेंड सेट किए हैं, उन्होंने कौन से अपने चित्रों में ऐसे ट्रेंड लाए हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुए, किस प्रकार से उन्होंने कला को नया आयाम दिया है, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी रखनी होगी। यहाँ पर देखिए 1800 ईस्वी से वर्तमान तक की अवधि का उल्लेख किया गया है। तो 1800 ईस्वी से जब ब्रिटिश रूल भारत में स्थापित होता है तो वहाँ से लेकर के और आज टिल डेट तक किस प्रकार भारत में आधुनिक चित्रकला के रूप में या किस प्रकार आधुनिक चित्रकला में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्या क्या क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं या आने वाले समय में आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। थोड़ा सा लॉजिकल ये खंड है। अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण कला संगठन, महत्वपूर्ण कला संगठनों में जितने भी हमारे यहाँ पर ग्रुप्स हुए हैं, दिल्ली शिल्प चक्र, पैक ग्रुप, टखमांड, कलकत्ता ग्रुप, चोलमंडल, कलाग्राम, बंगाल स्कूल ग्रुप 1890 और अन्य ग्रुप भी हैं यहाँ पर जिनका हमने उल्लेख नहीं किया है यहाँ पर। उन सभी के बारे में मुख्य बातें जो हैं उनका
स्थापना कब हुई है, उनके संस्थापक सदस्य कौन कौन थे, और जितने भी ये ग्रुप्स हैं इन ग्रुप्स मेंबर्स में कौन कौन से आर्टिस्ट हैं, ये आपको जो है जनरल जानकारी इसकी होनी चाहिए। इसी के साथ में अगर हम महत्वपूर्ण कला विद्यालयों की बात करें तो मद्रास कला विद्यालय, कलकत्ता कला विद्यालय, बम्बई कला विद्यालय, इंदौर कला विद्यालय, लखनऊ कला विद्यालय, मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर, जयपुर कला विद्यालय जिसे बाद में जिसे जो पहले हुनरी मदरसा के नाम से भी जाना जाता था। तो इन सभी विद्यालयों के बारे में, इनका स्थापना कब हुई, इनके प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे, किस प्रकार के पाठ्यक्रम यहाँ पर चलाए जा रहे थे, और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि इन विद्यालयों से निकलने वाले प्रमुख चित्रकारों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको देखना होगा कि इन प्रमुख विद्यालयों में कौन कौन से जो पाठ्यक्रम थे और इन यहाँ से निकलने वाले कौन कौन से चित्रकार हैं। तो कई बार चित्रकारों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। इसके साथ में चित्रकार, छापाकार, विचारक और उनकी अवधारणाएं भी पूछी जाएंगी। चित्रकारों में जैसे कि आपके सिलेबस में बहुत सारे चित्रकारों के बारे में आपने पढ़ा है, छापाकार, प्रिंट मेकर और विचारक, कितने प्रकार के विचार आते हैं। तो विचारकों में जैसे राय कृष्ण दास है, या फिर हम कह सकते हैं वाचस्पति गैरोला जी हैं, हर्बर्ट रीड हैं, या फिर काल खंडाला वाला हैं, MS रंधावा हैं। इन्होंने जितनी पुस्तकें लिखी हैं कला से संबंधित, उन पुस्तकों में उन्होंने किसी भी कला के लिए क्या विचार प्रस्तुत किए हैं और उन्हीं विचारों को हम कोट करके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। और उनकी जो अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट है, उन्होंने कोई कॉन्सेप्ट दिया है तो उन कॉन्सेप्टों को भी हमको समझना होगा। खंड 4 की बात करें तो यूरोप की प्रागैतिहासिक, प्राचीन, शास्त्रीय एवं मध्यकालीन कला, उनके विकासक्रम, शैलियाँ एवं क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें यूरोप की आधुनिक कला, कला संगठन, चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार, विचारक और अवधारणाएं शामिल की गए हैं। अब देखिए, यूरोप की प्रागैतिहासिक कला के बारे में कहाँ से हमको जो जानकारी मिलती है, अल्तामिरा, फॉन्त द गॉम, ली कम्बरेली, त्राइफियर्स, लास्को, नियाओ इत्यादि जितनी भी ये गुफाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें प्रागैतिहासिक कला हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किस गुफा की खोज कब की गई, या फिर उन गुफाओं में किस प्रविधि से या किस विषय वस्तु के वहाँ पर चित्र बनाए गए हैं। अब देखिए, प्राचीन, शास्त्रीय एवं मध्यकालीन कला की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मिस्र की कला, मेसोपोटामिया की कला, क्रीट व माइसीने की कला और यूनान की कला से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। मध्य युग की बात करें हम तो इसमें आरंभिक ईसाई, बाइजेंटाइन, रोमनस्क और गौथिक जो शैलियाँ हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यूरोप की अगर हम प्राचीन, शास्त्रीय, मध्यकालीन कला की बात करें तो यहाँ पर हमें चित्रकला के प्रश्न भी देखे जाते हैं, मूर्तिकला के प्रश्न भी आएंगे और वास्तुकला के प्रश्न भी यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो ये जो प्राचीन, शास्त्रीय, मध्यकालीन कला है, इसके अंतर्गत हमें तीनों कलाओं पर फोकस करना होगा। और अगर हम कला के पाश्चात्यवादों पर बात करें, क्योंकि हमने देखा है कि पश्चिम में कई सारे कला आंदोलन हुए हैं जिनके प्रभाव से वहाँ पर अनेकों वाद जो है प्रतिपादित किए गए, उनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे, जिसमें प्रभाववाद, नवप्रभाववाद, स्वच्छंदतावाद, नवशास्त्रीयवाद, जंगलवाद और यथार्थवाद, घनवाद, अभिव्यंजनावाद और दादावाद, ये प्रमुख वाद हैं। इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इनके चित्रकारों के नाम पूछे जा सकते हैं, या फिर इन वादों से संबंधित जो पेंटिंग्स है उनके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इन वादों को भी आपको ज़रूर देखना होगा, और जितनी भी ये वाद हैं इनकी विशेषताएं क्या रही हैं, ये कब शुरू हुए हैं, तो इनका समय काल क्या रहा है, इनको भी आपको देखना होगा। खंड 5 की बात करें हम तो भारत के समकालीन कला परिदृश्य, कलाकार, गतिविधियां एवं आधुनिक प्रयोग। इसमें जो ये खंड 5 है काफ़ी लॉजिकल खंड है, और यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का फैक्ट तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको कला के बारे में आपकी समझ, व्यवहारिक रूप से आप कला के बारे में क्या समझ रखते हैं और किस प्रकार से आप कला के जो बाज़ार हैं या कला समालोचना है या कला वैचारिक है उसके बारे में आपको कितना नॉलेज है, इनसे संबंधित करके प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कला बाज़ार के मुख्य पहलू, यहाँ पर जो हमारा पहला टॉपिक है कला बाज़ार, तो कला बाज़ार के मुख्य पहलू क्या हैं? वित्तीय मूल्य,
वित्तीय मूल्य में आ जाता है कि कला बाजार में कलाकृतियों की कीमतें बहुत अधिक हो सकती हैं। उदाहरण के लिए अमृता शेरगिल की पेंटिंग द स्टोरी टेलर 61.8 करोड़ रुपए में बिकी थी। तो ये वित्तीय मूल्य भी होते हैं कला बाजार में कि किसी जो चित्रकार की अमुक पेंटिंग वो कितनी महंगी बिक रही है। तो कहीं ना कहीं कला बाजार में आपको महंगी से महंगी पेंटिंग भी मिल सकती है और सस्ती से सस्ती आपको कलाकृतियाँ भी मिल सकती हैं। तो वित्तीय मूल्य निर्भर करता है कि कलाकृति किस प्रकार की है, किस मटेरियल से बनी हुई है, उसका चित्रकार कौन है या मूर्तिकार कौन है। तो वित्तीय मूल्य जो कला बाजार का मुख्य पहलू है वो वित्तीय मूल्य भी है। निवेश के बारे में बात करें तो कला बाजार में निवेश करना एक अच्छा विकल्प है। जैसे कि आजकल गोल्ड में निवेश करते हैं लोग, या फिर ज़मीन में प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, कई लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, एसआईपी में निवेश करते हैं। तो कई लोग जो हैं कलाकृतियों पर भी निवेश कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा जो है विकल्प है आजकल। और कलाकृतियों की कीमतें समय के साथ भी बढ़ती हैं और 90% जो फंड मैनेजर हैं वो मानते हैं कि कला को निवेश पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कि आपने देखा भी होगा कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वे महंगी महंगी कलाकृतियों को खरीदते हैं। तो एक किस्म से वे निवेश कर रहे हैं कि आने वाले समय में कोई पेंटिंग अगर उन्होंने आज 2 करोड़ में खरीदी है तो आने वाले 10-15 सालों में वही जो है 30 से 35 करोड़ में बिक सकती है। तो आज अगर आप किसी भी व्यक्ति को महंगी पेंटिंग खरीदते हुए देख रहे हैं तो आप ये मत सोचिएगा कि इसने अपना पैसा व्यर्थ गंवा दिया है, वो कहीं ना कहीं निवेश कर रहा है। और आने वाले समय में जितनी भी ये ऑक्शन हाउस होते हैं, नीलामी घर होते हैं, वहाँ पर वे ऑक्शन उसका करते हैं। अब तभी आपने देखा होगा कि जितनी भी पुरानी पेंटिंग्स हैं आज उनका मालिक कोई और होता है, अगले 10-15 सालों में कोई और उनका मालिक होता है, यानी कि वे निवेश कर रहे होते हैं और उसको आगे 10-15 सालों में बेच रहे होते हैं। तो ये भी एक अच्छा जो है बाज़ार है कला बाज़ार में, और इसका मुख्य पहलू में एक निवेश भी है। अगर हम देखें कि बाज़ार की स्थिति निर्भर करती है कि आप जो कलाकृतियाँ ले रहे हैं वो किस प्रकार की कलाकृतियाँ हैं, और विभिन्न कारकों पर ये निर्भर भी करता है। जैसे कि कलाकार की प्रतिष्ठा, जो प्रतिष्ठित कलाकार हैं उनकी पेंटिंग्स जाहिर है महंगी जाएंगी, और जो प्रतिष्ठित नहीं है तो उनकी पेंटिंग उतनी दामों पर नहीं बिकेंगी। तो इसमें कई बार होता है कि कलाकृति की दुर्लभता भी एक कारक हो सकता है कि कोई ऐसी पेंटिंग है, कोई ऐसी कलाकृति है जो बहुत ही रियर है, तो उसका भी जो है बाज़ार पर प्रभाव पड़ता है। वो भी काफ़ी एंटिक पीस जो होते हैं वो भी जो है काफ़ी अच्छा मार्जिन देते हैं। कलाकारों की भूमिका पर बात करें तो कलाकारों को अपनी रचनात्मकता को बेचने के लिए बाजार की मांग को समझना होता है और उसी के अनुसार अपनी कलाकृतियों को बनाना होता है। तो यहाँ पर कलाकारों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ग्राहक किस तरीके की पेंटिंग्स चाहता है या ट्रेंड्स में किस प्रकार की पेंटिंग्स चल रही है, उस चीज़ को कलाकार को समझना होता है। अब हम बात करते हैं कला बाजार के लाभ की। अब देखिए इसमें एक आर्थिक विकास, कला बाजार आर्थिक विकास में योगदान कर सकता है और रोजगार के अवसर प्रदान करता है। यहाँ पर तो कला बाजार से काफ़ी लोगों को रोजगार भी मिलता है। सांस्कृतिक महत्व की बात करें तो सांस्कृतिक महत्व इसमें बढ़ता है, कलाकारों को अपनी रचनात्मकता को प्रदर्शित करने का अवसर यहाँ पर प्रदान हो जाता है। और कई बार जो है हम जब देखते हैं कि जब हमारी पेंटिंग्स बाहर विदेशों में जाती हैं तो वहाँ पर जो लोग होते हैं वो हमारी संस्कृति को भी पहचानते हैं उन चित्रों के द्वारा। तो इसका सांस्कृतिक महत्व भी काफ़ी है। कला बाजार की चुनौतियों को अगर हम देखें तो बाजार की अनिश्चितता भी इसमें एक चुनौती है। कला बाजार में अनिश्चितता हो सकती है और कलाकृतियों की कीमतें घट सकती हैं। ये समय पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार के बाज़ार में अपनी पेंटिंग्स को ले जा रहे हैं। कलाकारों का शोषण, देखिए यहाँ पर कलाकारों का शोषण जो कहा गया है वो हो सकता है कि कलाकार मेहनत से पेंटिंग बनाता है और ऑक्शन हाउस उसे उचित मूल्य प्रदान नहीं करते, तो ये भी कलाकारों का शोषण माना जाता है। अब हम बात करते हैं कला समालोचना के मुख्य पहलुओं पर। वर्णनात्मक विश्लेषण, व्याख्यात्मक
विश्लेषण और मूल्यांकन। वर्णनात्मक विश्लेषण में कला के कार्यों के दृश्य तत्वों का वर्णन किया जाता है, जैसे कि रंग, रूप और रचना। व्याख्यात्मक विश्लेषण में बात करते हैं कि कला के कार्यों के अर्थ और महत्व को समझने का प्रयास किया जाता है, जैसे कि कलाकार के उद्देश्य क्या है पेंटिंग बनाने के लिए या कोई कलाकृति बनाने के लिए, ऐतिहासिक संदर्भ उसमें क्या है और सांस्कृतिक महत्व में किस चीज़ का है। मूल्यांकन की बात करते हैं, उसमें कला के कार्यों की गुणवत्ता और महत्व का मूल्यांकन किया जाता है, जैसे कि उसकी रचनात्मकता, तकनीकी कौशल और भावनात्मक प्रभाव। तो कला समालोचना करना काफ़ी दुरूह कार्य भी है, क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में हम कोई अवधारणा बना रहे हैं तो इसके लिए हमको सबसे पहले कला को समझना भी आना चाहिए। कला समालोचना के उद्देश्यों पर अगर हम बात करें तो कला के कार्यों को समझना ये सबसे पहला उद्देश्य है। इसमें कला के कार्यों को समझने से उसकी व्याख्या करने में मदद मिलती है। किसी कार्य को आप समझते हैं, किसी कला को आप समझते हैं तो उसकी व्याख्या आप कर सकते हैं। कला के महत्व को बढ़ावा देना, देखिए कला के प्रति दर्शकों की समझ और प्रशंसा बढ़ाने में ये मदद करती है, यानी कि आप अच्छा रिव्यू देते हैं तो उसका महत्व भी बढ़ जाता है। कलाकारों को प्रतिक्रिया प्रदान करना, अब देखिए यहाँ पर बात वही हो रही है कि आप जब किसी चीज़ के ऊपर प्रतिक्रिया करते हैं उस प्रतिक्रिया का जो फ़ायदा होता है वो कलाकारों को होता है। अच्छी प्रतिक्रिया होगी, कलाकार जो उत्साहित होकर के कार्य करता है, यानी कि उसके ऊपर रिव्यू हम जो दे रहे हैं वो रिव्यू डिपेंड करता है कलाकार को बूस्ट करने के लिए कि आगे वो किस प्रकार की कलाकृतियाँ बनाए। कला समालोचना के अगर हम तरीकों की बात करें तो देखिए 3 तरीके हैं: औपचारिक विश्लेषण, प्रतीकात्मक विश्लेषण, सामाजिक व ऐतिहासिक विश्लेषण। औपचारिक विश्लेषण में कला के कार्यों के दृश्य तत्वों का विश्लेषण किया जाता है, जैसे कि रंग, रूप और रचना। प्रतीकात्मक विश्लेषण में कला के कार्यों में प्रयुक्त प्रतीकों और उनके अर्थों का विश्लेषण किया जाता है। सामाजिक और ऐतिहासिक विश्लेषण में कला के कार्यों को उनके सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ में समझने का प्रयास किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जब भी किसी भी कलाकृति को हम समझते हैं और हम उसकी समालोचना करते हैं तो हमें उसकी ABC आनी चाहिए कि यह किस मटेरियल से बना हुआ है, वो क्यों बनाया गया है, चित्रकार का या मूर्तिकार का क्या उद्देश्य है उसको बनाने में, और उसकी सामाजिक और ऐतिहासिक परिदृश्य क्या है। तभी हम किसी भी कलाकृति का रिव्यू कर सकते हैं। यूं ही हम एक तरफा देख करके या एक निगाह से देख करके किसी भी कलाकृति को अच्छा या किसी भी कलाकृति को बुरा नहीं कह सकते। इसलिए मैं कहता हूं कि खंड 5 जो है वो काफ़ी लॉजिकल है और इसको अगर आप अच्छे से समझ गए तो आपके लिए सबसे स्कोरिंग वाला ये खंड है। अब हम बात करते हैं कला वैचारिकी की। कला वैचारिकी के जो मुख्य पहलू हैं उन कला का अर्थ। कला का अर्थ क्या है? ये एक ऐसा प्रश्न है जो कला वैचारिकी के केंद्र में रहता है। कला क्या है, या जिस कला को हम देखते हैं, कोई किसी भी कला को देखने के बाद हमारे मन मस्तिष्क में क्या विचार आता है, तभी हम उस कला को समझ सकते हैं जब हम उसके अर्थ को समझ रहे हैं। कला का उद्देश्य, कला का उद्देश्य यह एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कला वैचारिकी में चर्चा का विषय भी होता है। ये कुछ सिद्धांत कला को सौंदर्य और आनंद के लिए मानते हैं, जबकि कुछ सिद्धांत सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए साधन के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो कला का उद्देश्य कई लोग कहते हैं कि ये सौंदर्य के लिए है, मनोरंजन के लिए है, और कई लोग कहते हैं कि ये सामाजिक और राजनीतिक चेतना को जगाते हैं। अब बात करते हैं कला की व्याख्या की। तो कला की व्याख्या कैसे की जाए, यह एक जटिल प्रश्न है जो कला वैचारिकी में विभिन्न दृष्टिकोणों को शामिल करता है। कुछ सिद्धांत कला को उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ में समझने के लिए कहते हैं, और कुछ सिद्धांत व्यक्तिगत अनुभव और भावना के आधार पर व्याख्या करने के लिए कहते हैं। तो जब भी हम कला की व्याख्या करते हैं तो उसमें हमारा जो मन मस्तिष्क है वो हमारे ही भावों को प्रकट करने वाला होता है, उसी के अनुसार हम व्याख्या करते हैं। कला वैचारिकी के अगर हम सिद्धांतों की बात करें तो इसमें 3 सिद्धांत है: आधुनिकतावाद, उत्तर आधुनिकतावाद और मार्क्सवाद। आधुनिकतावाद कला को एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर गतिविधि के रूप में देखता है जो सौंदर्य और आनंद के लिए होती है। उत्तर आधुनिकतावाद कला को एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक उत्पाद के रूप में देखता है जो विभिन्न अर्थों और व्याख्याओं को शामिल करता है। मार्क्सवाद कला को एक सामाजिक और आर्थिक गतिविधि के रूप में देखता है जो वर्ग संघर्ष और सामाजिक परिवर्तन के लिए एक साधन के रूप में कार्य करती है।
तो आपने देखा कि किस प्रकार हमने कला के पाठ्यक्रम को जो 5 खंडों में है, हमने हर खंड में क्या क्या कंटेंट वहाँ पर आ सकते हैं, क्या क्या कंटेंट आपको पढ़ने चाहिए, उसको हमने विस्तृत ढंग से आपको समझाने का प्रयास किया। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो खंड 5 है, अगर इस पूरे के पूरे पाठ्यक्रम में जो सबसे अच्छा मुझे लगा वो खंड 5 है। खंड 5 जिसमें कला समालोचना, कला वैचारिकी और कला बाजार के बारे में बात की जा रही है। तो इस टॉपिक से यानी कि जो खंड 5 है, इससे रिलेटेड आपको विषय वस्तु बहुत ही कम पुस्तकों में देखने को मिल रही होगी। इसलिए ये खंड जो है आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है और मुझे भी सबसे अच्छा खंड यही लगा, क्योंकि यहाँ से आपको कोई फैक्ट नहीं पूछे जाएंगे किसी भी प्रकार की। यहाँ पर ना कला की शैलियों के बारे में प्रश्न आएगा, ना ये रंगों से संबंधित प्रश्न आएगा। यहाँ पर आपकी कला के प्रति सोच क्या है, आप किसी भी पेंटिंग को देख करके या किसी कलाकृति को देख के आप किस प्रकार से उसको क्रिटिसाइज करते हैं, किस प्रकार से उसकी आलोचना करते हैं या उसको समालोचना करते हैं, ये आपका वैचारिक गुण यहाँ पर देखा जाएगा। साथ ही कला बाजार की चुनौतियाँ, कला बाजार के जो उद्देश्य हैं वो क्या हैं, अगर आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं, अगर आप कला के हर उस मूल को समझते हैं, तो जो खंड 5 है ये काफ़ी स्कोरिंग पार्ट है इसमें। और अगर आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो इस वाले खंड से आप अच्छा स्कोर बना सकते हैं। बाकी के जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा खंड है वो वहाँ पर फैक्ट ज़्यादा हैं, वहाँ पर इतिहास पूछा जा रहा है, वहाँ पर विधियाँ पूछी जा रही हैं, प्रविधियाँ पूछी जा रही हैं, टेक्निक्स पूछी जा रही हैं और जितनी भी हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है और जो हमारी ट्रेडिशनल आर्ट हिस्ट्री है वो वहाँ पर पूछी जाएगी। तो वहाँ पर फैक्ट ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। खंड 5 में आपके विचारों से संबंधित करके प्रश्न पूछे जाएंगे और खंड 5 में लॉजिकल वे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ पर हमने देखा भी है कि जो परीक्षा का पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न है, उसमें भी तब्दीली की गई है। तो 2 भागों में आपकी ये परीक्षा की जाएगी। तो इस वजह से भी आपको विषय वस्तु को अच्छे से समझना आवश्यक है। आशा करता हूँ आपको आज का अंक अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का अंक अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर हमें सुझाव दीजिएगा कि आपको आज का अंक कैसा लगा। अगर आप हमारे साथ में नए जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन के नोटिफिकेशन को हमेशा ऑन रखिएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलिएगा। तो आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में जिसमें हम बात करेंगे खंड 5 की। खंड 5 को इसीलिए मैंने मुख्यतः प्रधानता दी है क्योंकि ये काफ़ी लॉजिकल खंड है और इससे संबंधित विषय वस्तु बहुत ही कम उपलब्ध है। आशा करता हूँ आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा, ज्ञानवर्धक लगा होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले अंक में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।